हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छे ढंग से चल रही होंगी। कल हम लोगों ने प्रकाश के परावर्तन में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं यानी इम्पोर्टेंट है, हमने उसको समाप्त कर दिया था। आज हम प्रकाश का अपवर्तन यानी आप लोग सुने होंगे कि अवतल लेंस, उत्तल लेंस, उसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं और उसके तहत जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं हम उसको पढ़ेंगे। देखिए, आपका क्वेश्चन एक शुरू होता है, जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है। विचलित होना का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए प्रकाश हवा में गमन कर रही है, एक बाइक एकाएक का हुआ कि हवा से होते हुए वो पानी में चल गई। तो आप सभी जानते हैं कि हवा क्या है? विरल माध्यम है और पानी क्या है? सघन माध्यम है। अगर विरल से सघन में जाएगी तो क्या होगा? उसकी स्पीड में थोड़ा कमी हो जाएगी और वे थोड़ा विचलित हो जाएगी, अपने मार्ग से थोड़ा हट जाएगी। इसका मतलब यही हुआ। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो आपका आंसर ख सही होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब क्या होता है? देखिए, जब भी प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। ये वायु है यानी हवा है, ये क्या है? कांच है। देखिए, प्रकाश आई है और जैसे ही सघन माध्यम में आई है तो क्या हो गया? अवलंब की ओर से मुड़ गया है। लेकिन जब यही प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती तो अवलंब से क्या हो गया? दूर भागती। यहाँ दूर भाग रही है, यहाँ नज़दीक आ गई। तो इसीलिए हम उसको कहते हैं कि जब भी प्रकाश क्या होगा? सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर भागेगी, क्योंकि उसको भागने के लिए बहुत सारा स्थान मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही वह विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी तो चारों ओर के दबाव के कारण क्या हो जाएगी? वो अभिलंब की ओर झुक जाएगी यानी मुड़ जाएगी। तो आपका आंसर घ सही हो गया। अब देखिए 3 नंबर, जब प्रकाश की एक किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर पड़ती है तो वह क्या है? तो बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। प्रकाश सीधे आई सघन माध्यम में तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। ठीक है, अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण क्या है? आप यहाँ ध्यान से सुनिएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन अनेकों तरह से पूछ सकता है। पूछेगा कि बाल्टी में रखा हुआ जो सिक्का है वो ऊपर की ओर प्रतीत होता है यानी मोटा दिखाई देता है। ग्लास में रखी हुई पेंसिल मुड़ी हुई प्रतीत होती है। देख रहे हैं, मुड़ी हुई प्रतीत हो रही है कि नहीं? अच्छा, सूर्योदय तथा अस्त का आभास होता है। जहाँ भी आभास होने वाला बात आ जाएगी आप लोगों को समझ जाना है कि वहाँ अपवर्तन हो रहा है। यहाँ देखिए, पानी में भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने के कारण, गहराई कम नहीं है लेकिन मालूम पड़ रहा है, हमको आभास हो रहा है कि गहराई कम है। तो आपको क्या समझना है कि यहाँ प्रकाश का अपवर्तन होता है। ठीक है, अब देखिए, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन होता है, यानी प्रकाश की चाल में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, छठा क्वेश्चन है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण अपवर्तन कोण में संबंध रहता है। यहाँ पूछा है कि सघन माध्यम से, अब सघन माध्यम से जैसे ही बाहर जाएगा, समझने के लिए आप यहाँ समझ लीजिए। यहाँ देखिए, सघन माध्यम ये है तो सघन माध्यम से जैसे ही जाएगा तो दूर भागेगा। तो बताइए, ई वाला कोण है, ई वाला कोण बड़ा कौन है? ई वाला है कि नहीं? इस सघन माध्यम है। तो सघन माध्यम से प्रकाश निकला, मान लीजिए निकला यहाँ से, जैसे ही विरल माध्यम में गया तो वहाँ पे बहुत सारा जगह होने के कारण वो काफ़ी दूरी में फैल गया, यानी इसके बीच क्या हो गया? कोण ज़्यादा बन गया। तो क्या हो गया? ई बड़ा हो गया, ई छोटा हो गया। ई क्या हो गया? ई बड़ा हो गया, ई छोटा हो गया। तो क्वेश्चन हमारा क्या पूछता है? देखिए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध है? देखिए, तो क्या हो जाएगा? हमेशा अपवर्तन कोण बड़ा हो जाएगा क्योंकि वो विरल माध्यम में गया हुआ है। ठीक है, जब प्रकाश किरण हवा से कांच के प्रिज्म के अपवर्तक सतह से होकर प्रवेश करती हुई दूसरे अपवर्तक सतह से होकर बाहर निकलती है तब वो मुड़ जाती है। कहाँ?
प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ जाती है। कहाँ मुड़ जाती है? प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ जाती है। अब देखिए 8वां क्वेश्चन देखिए, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं प्रतिबिंब बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिबिंब बिंदु। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट, नहीं किया जा सकता है चाहे नहीं किया जाता है। मिट्टी का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? तो उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस आए तो आपको समझ आना कि अवतल दर्पण। ठीक है, और जहाँ अवतल लेंस आए तो वहाँ समझ जाना है उत्तल दर्पण। तो यहाँ पे क्या आया है? उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस आया तो समझ जाना कि अवतल दर्पण में चले जाइए। और अवतल दर्पण में क्या होता है? आभासी, वास्तविक, छोटा बड़ा सब प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, लेकिन उत्तल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है। तो उत्तल दर्पण का रिलेशन किससे होगा? अवतल लेंस से। ऐसे आप रिलेट करके याद कीजिएगा तो आप कन्फ्यूजन में नहीं पड़िएगा। यहाँ देखिए वास्तविक प्रतिबिंब की बात किया है तो वास्तविक प्रतिबिंब किसमें बनता था? दर्पण में, अवतल दर्पण में बनता था। तो हम बताए हैं ना कि अवतल दर्पण के बराबर किसको मानिए? उत्तल लेंस को मानिए। तो अब क्या होगा? उत्तल लेंस आपका आंसर हो गया। 11 में देखिए, प्रकाश एक माध्यम से जिसका अपवर्तनांक n1 है दूसरे माध्यम में जिसका अपवर्तनांक क्या है? n2 है जाता है। यदि आपतन का कोण I तथा अपवर्तन का कोण R हो तो साइन I बटा साइन R बराबर होता है। क्या होता है? एक सूत्र हमेशा आप याद रखिएगा, ये वाला देखिए, साइन I बटा साइन R बराबर होता है n2 बटा n1। तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? n2 बटा n1 के। ठीक है, किसी द्रव में रखे हुए कांच के आयताकार स्लैब से होकर किरणों के पथ नीचे चित्र 2.40 में, 40 नहीं बोलेंगे, 40 बोलेंगे, ठीक है, में दिखाए गए हैं। कांच का अपवर्तनांक 1.5 है तो द्रव का अपवर्तनांक 1.5 होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस कैसा होता है? उत्तल लेंस क्या होता है? बीच में मोटा होता है और किनारे पे पतला होता है। ऐसे होता है ना, ऐसे होता है। ठीक है, तो क्या हो गया? बीच में मोटा हो गया और किनारे पे पतला हो गया। वहीं पूछ रहा है कि उत्तल लेंस कैसा होता है? तो किनारों की अपेक्षा बीच में क्या होता है? मोटा होता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, किसी उत्तल लेंस के सापेक्ष कोई वस्तु किस स्थिति पर रखी जाए कि उसका वास्तविक उल्टा तथा बराबर आकार का प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। वहाँ पे क्या था? वक्रता केंद्र पर रखते थे अवतल दर्पण में, लेकिन यहाँ क्या करेंगे? फोकस दूरी के दुगुनी दूरी पर। वहाँ पे फोकस दूरी के दुगुनी दूरी क्या थी? वक्रता केंद्र थी, लेकिन यहाँ पे क्या है? फोकस दूरी की दुगुनी दूरी स्पष्ट लिख दिया है, तो हम इसको क्या कर देंगे? ग नंबर पे टिक मार देंगे। 15 नंबर में देखिए, उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब बनता है। अब देखिए उत्तल लेंस की बात कर रहा है तो आराम से चल रही है अवतल दर्पण में। तो अवतल दर्पण में क्या होता था? जब वस्तु फोकस और लेंस के बीच रखी जाती थी तो बड़ा प्रतिबिंब बनता था, आभासी बनता था और सीधा बनता था। तो देखिए आभासी सीधा कहाँ है? तो आभासी सीधा क में है, तब आपका आंसर क हो जाएगा। आपको सिर्फ याद रखना है कि उत्तल लेंस बराबर अवतल दर्पण, और दर्पण पूरा रट कर पी जाइए, लेंस अपने आप बन जाएगा, उसका उल्टा होता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, सारा चीज़ उल्टा रहता है लेकिन उसका फोकस दूरी उल्टा नहीं रहता है। अवतल जो दर्पण होता है उसका फोकस दूरी क्या होता है? माइनस में होता है। तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी माइनस में, तो अवतल लेंस का फोकस दूरी माइनस में। ठीक है, ये उल्टा नहीं होगा। उत्तल लेंस का फोकस दूरी क्या था? धनात्मक था, तो यहाँ उत्तल दर्पण का भी फोकस दूरी धनात्मक होगा। ठीक है, इस समय उल्टा नहीं होता है, लेकिन और चीज़ में उलट जाता है। ठीक है, अब देखिए 16 नंबर, एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है तो लेंस से उतनी ही दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? आधा हो जाएगी भाई, 15 सेंटीमीटर। अब देखिए एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता होगी। देखिए लेंस में क्षमता को याद करने के लिए आपको एक बात याद रखनी होगी। देखिए इसको आप रख लीजिए, P बराबर क्या होता है? 100/F सेंटीमीटर में होता है। ठीक है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है?
धनात्मक होती है तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। इसको याद रखिएगा। अब यहाँ देखिए क्या पूछा था, 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, फोकस दूरी क्या पूछा था, 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर रखिए, तो 20 × 50 यानी 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखिए अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है, इसलिए यहाँ पे माइनस लग जाएगा। यहाँ पे भी आप माइनस दे सकते हैं, यहाँ पे गलती हो गया, ठीक है, माइनस, क्योंकि अवतल लेंस क्या होता है, माइनस में होता है उसका फोकस दूरी। अब आगे आइए 18 नंबर क्वेश्चन, यदि वस्तु उत्तल लेंस के फोकस तथा फोकस दूरी की दुगुनी दूरी के बीच हो तो प्रतिबिंब क्या होगा। उत्तल लेंस की बात कर रहा है ना, तो आप अवतल दर्पण में चले जाइए। तो अवतल दर्पण में क्या होता है, फोकस तथा फोकस दूरी की दुगुनी दूरी, यानी फोकस और वक्रता केंद्र के बीच वस्तु रखी होगा तो क्या होगा, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। तो ये ऑप्शन कहाँ दिखाई दे रहा है, घ में दिखाई दे रहा है, तो आपका घ सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, जब एक उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखा जाता है तो उस वस्तु का एक काल्पनिक आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो बताइए लेंस की फोकस दूरी होनी चाहिए, तो क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर से अधिक हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 20 सेंटीमीटर से अधिक। एक लेंस की क्षमता +5D है, डी मतलब डायोप्टर है, तो यह होगा क्या होगा, 20 सेंटीमीटर फोकस का उत्तल लेंस होगा। यहाँ प्लस है तो क्या होगा, क्षमता उत्तल लेंस होगा। देखिए अब 20 सेंटीमीटर कैसे होगा, तब 100 में 5 से भाग देंगे तो क्या होगा, 20 × 50 होगा ना, तो 20 सेंटीमीटर। अभी सूत्र बताए हैं, तो सूत्र से आप निकाल लीजिए। एक गोलीय दर्पण और एक पतले लेंस में से प्रत्येक की फोकस दूरी +25 सेंटीमीटर है तब। अब देखिए फोकस दूरी प्लस है, तो प्लस किस में होता है, दोनों ही उत्तल है। इसी शब्दकोश के छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए निम्नलिखित में कौन उपयुक्त होगा, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, ठीक है, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का जो उत्तल लेंस होगा तो क्या होगा, वही हमारे लिए छोटे छोटे वस्तुओं को, छोटे छोटे अक्षरों को दिखने और पढ़ने में आसानी लगेगा, ठीक है। अब देखिए एक गोलीय दर्पण तथा एक पतले लेंस दोनों की ही फोकस दूरियाँ -15 सेंटीमीटर है। अब बताइए -15 सेंटीमीटर किस में होता है, अवतल में होता है, तो अवतल हो जाएगा। इस प्रकार आप इस चैप्टर के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए। आप इसको 2 बार 3 बार रिवीजन कीजिए, आपको एकदम क्लियर याद हो जाएगा। इसके अलावा कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप कंसेप्ट के साथ इसे याद कीजिए और पढ़िए। हम लगातार सोच रहे हैं कि एक वीडियो अपलोड करें, लेकिन टाइम की कमी की वजह से हम एक दिन के गैप में वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, फरवरी तक हम पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा देंगे और क्वेश्चन बैंक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हम करा देंगे, ठीक है। तो चलते हैं, जय हिंद, जय भारत।